जैन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बात करने वाले हैं यूपीएससी भर्ती के बारे में और यहाँ पे आप सभी को बहुत ही जरूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और आप सभी को बताने वाला हूँ हाई कोर्ट के बारे में और सेकंड आप सभी को बताने वाला हूँ री एग्जाम से रिलेटेड। और यहाँ पे आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ कि 140 प्लस क्वेश्चन जिनके भी ठीक है उनके साथ क्या होने वाला है, या जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो भी सकता है या नहीं हो सकता, पूरी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इस बार भर्ती में बहुत ही चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पे होने वाली है और इसके अपडेट भी भर्ती बोर्ड के द्वारा दिए जा चुके हैं। उन्हीं सभी चीजों के बारे में मैं आप सभी को वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आपकी हाई कोर्ट के बारे में। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका डाल दी गई है। अब देखिए, याचिका किसने डाली है, क्या डाली है, इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट में अगर मान के चलिए ये अभी 140 प्लस वाले अगर नहीं भी होते तब भी आपकी हाई कोर्ट में याचिका किसी ना किसी चीज को जरूर डाली जाती, किसी ना किसी चीज को लेके। लेकिन अभी जो हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है वो इसी के ऊपर डाली गई है कि बहुत सारे लोगों का पेपर आउट हुआ है या सॉल्वर गैंग के द्वारा उनके पेपर को सॉल्व कराया गया है, जिससे कि उनके बहुत ज्यादा नंबर है, जिससे कि मेहनत करने वाले कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। अगर वास्तव में ऐसा है कि 140 प्लस वाले बहुत ज्यादा कैंडिडेट हुए तो आप इतना मान के चल सकते हैं कि भाई जिन्होंने भी मेहनत की है, मेहनत करके मुझे लगता है कोई 120 ले आएगा, 130 ले आएगा, इससे ज्यादा नंबर लाना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीएस मैथ वगैरह इतनी ज्यादा लुल नहीं थी कि हम ये कह दें कि भाई हम 160 में से 160 करके आ जाएंगे। मेहनत करने वालों के मैक्सिमम 120 130 से ज्यादा किसी न किसी के भी नहीं आएंगे। यानी जो अपने आप में एक टॉपर मानता हूं मैं कि 2-4 नंबर ऊपर नीचे की बात एक एक्सेप्शन अलग हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नंबर लाना बहुत ही अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। हो सकता है एक्सेप्शन 10-20 लोग ऐसे हों ऑल ओवर यूपी में, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो 160 155 152 वालों की गिनती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा डेटा जो कि हमारे सामने आया है ये बहुत ही कम कैंडिडेट का होगा। और आप सभी जानते हैं अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट हुए, यानी अगर इनकी संख्या हजारों में हुई, तो पढ़ने वालों की तो भाई टाइम फेस्ट हो जाएगी। यानी पढ़ने वालों का सिलेक्शन होगा ही नहीं, केवल उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। तो इसे लेके हाई कोर्ट में रेट डाल दिया गया है और बाकी का देखते हैं कि इस पर क्या डिसीजन होता है। हालांकि उस रेट में ये बात की गई है कि इसके लिए री एग्जाम दोबारा एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई री एग्जाम होगा तो री एग्जाम में दोबारा से ये नहीं होगा। इसके लिए गवर्नमेंट को अच्छे कदम उठाने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि री एग्जाम से ज्यादा बेटर ऑप्शन जो मुझे लगता है वो लगता है कि भाई एक और फेस करा दो, यानी सीबीटी 2 करवा दो। मेरे हिसाब से अगर सीबीटी 2 हो जाता है तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी का जब पहली बार लास्ट भर्ती जो आपकी इससे पहली वाली जो भर्ती थी उसमें केवल सीबीटी बनी था, यानी टायर 1 का ही प्रोसीजर था। लेकिन जब उसमें लगा कि बहुत सारी चीजें बदल गई और बहुत ज्यादा दिक्कत हुई तो उसमें सीबीटी 2 को ऐड किया गया था। आप सभी जानते हैं सीबीटी 2 को ऐड किया गया था। इसी तरीके से अगर हम ये मान लेते हैं कि इस वाली भर्ती में भी जो क्राइटेरिया पास करता है कि जैसे 35% हर एक सब्जेक्ट में लेके आता है और ओवरऑल 50% लेके आता है, तो उसी कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया जाना था। तो ऐसे जितने बार कैंडिडेट हो जो कि 35% ईच पर सब्जेक्ट क्राइटेरिया और साथ में 50% ओवरऑल का अगर क्राइटेरिया अगर पार करते हैं तो उन सभी कैंडिडेट का सीबीटी 2 करवा लेना चाहिए, जिससे कि जितने बार फर्जी कैंडिडेट होंगे वो सभी कैंडिडेट एकदम से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा में वो अपनी सेटिंग कहीं से करवा पाएंगे। क्योंकि सरकार पहले से बहुत ज्यादा सतर्क होगी तो डेफिनेटली उन लोगों को कोई मौका नहीं मिल पाएगा। और देखिए 35% का क्राइटेरिया और 50% ओवरऑल नॉर्मलाइज होके मैं कह रहा हूं, क्योंकि इन्हें नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। और स्कोर को नॉर्मलाइज करने के बाद जिसके भी 35% का क्राइटेरिया और 50% का ओवरऑल का क्राइटेरिया पूरा हो जाए, उन सभी को सीबीटी 2 में अपियर करवा लिया जाए, तो सबसे बेटर ऑप्शन मुझे यही लगता है। और यहां पे आप सभी को बता दें कि देखिए यूपी पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोटिस भी जारी किया गया था और प्रेस नोटिस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 140 क्वेश्चन जिनके भी हैं उन सभी के सर पर फिलहाल खतरा मंडराने लग गया है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने क्लियर उस चीज में मेंशन किया है, कुछ चीजें हिंट उसमें दिए हैं और आप सभी को बताया है कि ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी आंसर की दोबारा से आपकी आपत्तियां जो ली गई हैं उन पर संशोधन किया जाएगा और संशोधन के बाद दोबारा आपका जो होगा आंसर की जारी की जाएगी और आंसर की के बाद नॉर्मलाइज होके आपका स्कोर बताया जाएगा, वो आपका रिजल्ट माना जाएगा।
तो ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे मेन टारगेट क्या था कि जब आपने ट्वीट किए तो ट्वीट करने के बाद हुआ ये कि आपकी बात जो थी वो गवर्नमेंट के संज्ञान में गई, और डेफिनेटली ये चीज क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट भी इसके बारे में एकदम अवेयर हो चुकी है, गवर्नमेंट भी जानती है, भर्ती बोर्ड भी जानता है कि ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि अगर उनकी नॉलेज में नहीं होता तो हो सकता है कि ऐसे कैंडिडेट बच जाते, लेकिन अभी भर्ती बोर्ड, गवर्नमेंट सभी की संज्ञान में ये बात आ चुकी है, तो डेफिनेटली वो ऐसे फर्जी लोगों पे जरूर काम करेंगे। क्योंकि देखिए अगर री एग्जाम की लोग बात कर रहे हैं तो री एग्जाम एक इतना लंबा प्रोसीजर है, आप सभी जानते हैं कि अगर री एग्जाम होता है तो गारंटी नहीं है कि अभी एग्जाम होगा या 1 साल बाद होगा या 2 साल बाद होगा। अगर, क्योंकि सबसे हमारा जो मेन टारगेट है वो है जितने बार फर्जी कैंडिडेट हो वो सभी भर्ती से बाहर हो जाएं। बाकी का जो भी हुआ है एकदम फर्स्ट क्लास हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने मार्क्स हैं, हमने जितनी मेहनत की है, अगर सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि री एग्जाम होने पे आपके इतने बढ़िया नंबर आएंगे। केवल दिक्कत है तो उन फर्जी लोगों से, बाकी की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इस बार भर्ती की में अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा चेंजेस आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में। और सबसे मेन दिक्कत देखो, अगर मान के चलिए अगर ये लोग बाहर नहीं होते, 140 प्लस वाले अगर बाहर नहीं होते तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस शिफ्ट को होगी। मान के चलिए किसी शिफ्ट में 160 नंबर हैं, जिस शिफ्ट में 160 नंबर कैंडिडेट लेके आया फर्जी तरीके से, उस शिफ्ट की तो वही बैंड बच जाएगी। आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए भर्ती बोर्ड काम करेगा और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से टारगेट करेगा, आप बेफिक्र रहिए। और बाकी का देखते हैं कि हाई कोर्ट में जाके क्या होता है। सबसे मेन बात यह है, जिसने मेहनत की है उसे नौकरी मिलनी चाहिए। जिसने 15 लाख और 20 लाख दिए हैं भाई, वो भर्ती से किसी भी हालत में बाहर होने चाहिए। अगर ऐसे लोग अगर सिस्टम में आ गए तो वो पूरा सिस्टम ही खराब कर देंगे। अब मान के चलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 37 मार्क्स थे पीईटी में। जब आपका पीईटी हुआ था तो 37 मार्क्स लेके आए और यहाँ पे 155 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, तो कैसे संभव है। आप सभी लोगों को दिख रहा है कि ये लोग फर्जी हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को और भर्ती बोर्ड को भी ये चीज समझ में आ रही है कि ये लोग भर्ती है, लेकिन भर्ती बोर्ड या गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि आपकी भर्ती फंस जाए। वो जल्दी से जल्दी इस भर्ती को कंप्लीट करवाएगी, वो भी एक अच्छे तरीके से। तो आप सभी को इस चीज पर विश्वास रखना चाहिए कि आपने जो काम किया है वो आपका काम पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, कि आपकी बात गवर्नमेंट और भर्ती बोर्ड की नॉलेज में गई और उन्होंने इस चीज का रिप्लाई भी किया। इस चीज से कंफर्म हो जाता है कि उनकी संज्ञान में है बात और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे फर्जी लोगों को जरूर टारगेट किया जाएगा। तो आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या चीज हो सकती है। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में इस बात बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले अगर सारी चीजें नॉर्मल होती तो मे भी हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हेरफेर नहीं होता, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बदलती। लेकिन इस बार इतना गड़बड़ झाला पूरा फैल गया है, तो इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे जिनके भी कम नंबर आ रहे थे, कम क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, अभी उन्हें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। जब आपकी संशोधित जो उत्तर कुंजी होगी वो जारी की जाएगी और उसके बाद जारी होने के बाद आपके 2-4 क्वेश्चन जो हैं अप डाउन हो सकते हैं। हो सकता है किसी शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन बढ़ जाए और हो सकता है किसी को एफएम मिलेगा, तो वो सारी चीजें भी वेरी करेंगी और उसके बाद ही आपके फाइनल मार्क्स जो होंगे वो डिसाइड होंगे। तो अभी वो सारी चीजें देखना बाकी है। बाकी का देखते हैं कि आगे भर्ती में क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि भर्ती नीट एंड क्लीन तरीके से ही होगी। बाकी का री एग्जाम को लेके या कोर्ट को लेके, देखिए कोर्ट में जाके कभी किसी का भला नहीं हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। ऐसे में सिर्फ उन लोगों का भला होता है जो दलाल टाइप के लोग होते हैं, लोगों को सिर्फ घेरते हैं कि किसी भी तरीके से लोग हमसे शामिल हों, उनसे 2, 4, 5 हजार जितने पहले लिए जाए वो लेते रहो, फिर मैसेज करके बार बार उनसे पैसे ऐंठते रहो। तो देखिए वो गिरोह एक्टिव हो जाते हैं ऐसे टाइम पे। तो आपको ऐसे लोगों से भी बचना है कि आपसे आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड वगैरह वो मांगेंगे, फिर बोलेंगे आप 2-4 हजार रुपए दे दो, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहो, फिर उनका सहयोग करते रहो। और उनका ही सहयोग होता है, वो आप लोगों का कभी सहयोग नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग मैं आप सभी को बता दूंगा कि खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अभी उनके पास इतनी बढ़िया पैसे वो इकट्ठे कर चुके हैं भर्तियों में से समेट समेट के कि बहुत ही ज्यादा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग अभी फिलहाल आपको झांसे में ले सकते हैं, क्योंकि आप अभी परेशान है। और जब आदमी परेशान होता है, मजबूर होता है, तो उसका मजबूरी का फायदा कोई भी आसानी से उठा लेता है। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आप सभी को एकदम क्लियर हो गई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। तो साथियों फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।